पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की शानदार वापसी के बाद अब कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। जहां उनको पूरा देश और विपक्ष उनको बधाई दे रहा है शानदार वापसी के लिए, वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस समय चुनाव के बाद इतनी बड़े संख्या में हिंसा का होना क्या क्या दर्शाता है। शिक्षा के अलावा ममता दीदी की जो सरकार बनी उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, अपने अपने तरीके से लोगों का योगदान रहा, रणनीति में योगदान रहा। और इस मामले में यशवंत सिन्हा का नाम भी एक काफी आगे माना जा सकता है। खास तौर से उन्होंने ममता दीदी के चुनाव प्रचार के दौरान जो अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, इन सब मामलों को लेकर के हम बातचीत करते हैं यशवंत सिन्हा जी से। देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नायक के रूप में रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ममता दीदी, टीएमसी, आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। आप इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं? अक्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए, और खास करके एक ऐसा विषय जो आज के दिन बहुत महत्व रखता है, और न केवल आज के दिन बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के कुछ महीने पहले मैंने तय किया कि मैं तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा, और वहाँ पर ममता जी से बात हुई। फिर मैं कोलकाता गया और वहाँ पर शामिल होने का कार्यक्रम हुआ। शामिल होने के पीछे मेरी मंशा जो थी वो ये थी कि हम पश्चिम बंगाल में एक संदेश दें कि लोग केवल तृणमूल कांग्रेस को छोड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी जैसे हर बार करती है कि दूसरे पार्टी से नेताओं को तोड़ तोड़ कर लाती है, तो पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर यह काम हुआ, और रोज यही खबर आती थी कि इस नेता ने छोड़ दिया, उस नेता ने छोड़ दिया, और बहुत सारे रिजेक्ट्स जो थे, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको ही बीजेपी ने अपने साथ लाने का काम किया और किया। तो उस प्रवाह को रोकने के लिए मैंने सोचा कि अब अलग थलग रह के नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर जाकर मुझे ज्वाइन करके और अपना योगदान करना चाहिए। तो ये हुआ। दूसरी बात जो आपने कही ममता जी और टीएमसी की जीत के बारे में, तो वो जीत तो बहुत ही शानदार जीत हुई है। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, और एग्जिट पोल्स भी कहीं इस बात का संकेत नहीं दे रहे थे कि जीत इतनी बड़ी होगी। मैं अगर आपसे खुद का अनुमान बताऊं तो नतीजे आने के पहले मेरा अनुमान ये था कि शायद टीएमसी 160 से लेकर 180 सीटों के बीच में रहेगी। बहुमत तो जरूर मिलेगा, सरकार बनेगी, उसमें कहीं कोई शक नहीं था, चाहे भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लोग जो भी कहें। लेकिन 213 सीटें आएंगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो बहुत ही शानदार जीत हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी इज ए बैड लूजर। मैं जानता हूं उस दल को। वहां पर वो लोग, खासकर कि ये जो रेजिम है मोदी शाह का, ये लोग अपनी हार को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, और हारने के बाद भी कहीं न कहीं लोगों को परेशान करने में लगे रहते हैं। तो ममता की जीत बहुत शानदार हुई। उन्होंने तीसरी बार सीएम पद का शपथ ले लिया है, कैबिनेट का निर्माण होगा। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से बंगाल में जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन का शासन चल रहा। ममता जी कहने को मुख्यमंत्री थी, लेकिन शासन उनके, खास करके लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं था, वो बिल्कुल सीधे इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। और दूसरी बात कि एक समय होता है जब नतीजा आया, लेकिन
शपथ ग्रहण नहीं हुआ। तो वो एक संध्या काल की वेला आप कह सकते हैं। तो उस दरमियान ये सब हिंसा की घटनाएं घटी, जब एक तरह से कोई इंचार्ज नहीं था, जो पदाधिकारी थे वही इंचार्ज थे। लेकिन जो भी हिंसा की घटनाएं घटी उसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए कम होगी। मैं अपनी तरफ से उसकी भरपूर भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं, जैसा ममता जी ने स्वयं कहा शपथ लेने के बाद, कि जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हिंसा 2-3 दिनों तक हुई शायद, उसके बाद अब थम गई है। अब हिंसा की रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, लेकिन शोर बहुत मचा इस बात का कि पश्चिम बंगाल रक्त रंजित है, पश्चिम बंगाल में यही परंपरा रही है और टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बीजेपी के लोगों को मार रहे हैं। जो पुलिस का रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि बहुत सारे जो वीडियो दिखाए गए हैं वो इरेलीवेंट हैं, पहले के हैं, आज से उसका कोई संबंध नहीं है। जो मौतों की खबर है उसके बारे में बहुत अतिशयोक्ति है, वो भी शायद सही नहीं है। लेकिन जो भी तथ्य हैं मुझे लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए और तथ्य को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जहां एक और बीजेपी अपनी हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, वहीं दूसरी ओर शपथ विधि के पहले ही उसने ममता को बदनाम करने का एक प्रयास शुरू कर दिया है। इसलिए बीजेपी की इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने क्या किया, कितने लोग मारे गए। मैंने सौगत राय को कहीं बोलते हुए सुना, जो टीएमसी के लोकसभा के सांसद हैं, कि 4 बीजेपी के लोग शायद मारे गए और 3 टीएमसी के मारे गए। तो हिंसा दोनों तरफ से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बहुत शोर मचाया और इसलिए लगता है लोगों को कि टीएमसी के गुंडे जो है वो बीजेपी के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। आपने कहा कि आप खुद इसकी भर्त्सना करते हैं और एक संवेदनशील और वरिष्ठ नेता होने के नाते आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन दूसरी तरफ दीदी कहती हैं कि जैसा कि सौगत राय ने कहा था उसी के आसपास का बयान माना जा रहा। दीदी का कहना था कि इसमें भी टीएमसी के लोग ज्यादा मारे गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये संभव हो सकता है कि किसी राज्य के शासन में जब विपक्ष के लोग पक्ष के लोगों को मारे, ये सैद्धांतिक रूप से क्या संभव लगता है आपको कि ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, आफ्टर ऑल बीजेपी ने हारने के बाद भी वहां पर 77 सीट जीता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, बीजेपी की ताकत है वहां पर कई पॉकेट्स में, और जहां पर उनकी ताकत है वहां वो ज्यादा आक्रमणकारी है। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी इतनी पिट गई है कि वो हिंसा नहीं करेगी, ये कहना सही नहीं होगा। और हिंसा हुई है, इसलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ तो उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो सच्चाई है वो सामने आए। आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी वहां ताकतवर है, जैसा कि प्रशांत किशोर मानते रहे, और उस बात को लेकर के कुछ लोग टीएमसी में खफा भी हुए कि उनको इतना ताकतवर क्यों माना गया, और आपने भी अपने आकलन में भी माना कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ताकतवर थी। ये बात दूसरी कि उसको कम सीटें मिली, लेकिन अब जब सीटों के प्रतिशत का मतलब अंतर तो बहुत बड़ा है और मत प्रतिशत का भी अंतर 9 से ज्यादा हो गया है, तो क्या ऐसे में खासतौर से तुलनात्मक रूप से अगर 2019 के चुनाव को देखा जाए तो ऐसी क्या रणनीति आप को नजर आती है जिसकी वजह से टीएमसी ने एक अप्रत्याशित सफलता वहां दर्ज की? देखिए, एक तो ये मैं आपसे कहूंगा कि बीजेपी शोर बहुत मचाती है, खास करके चुनाव के पहले। इतना शोर मचाया उन्होंने और इतनी बार कहा दीदी हार गई। मतलब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री अगर जाके पूरी जिम्मेदारी के साथ पब्लिकली ये बात कहता है, पब्लिक मीटिंग में ये बात कहता है कि दीदी हार गई, टीएमसी हार गई,
हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं, तो मैंने कहीं लेख में भी लिखा है अभी हाल में 1-2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास केवल पार्टी से सूचना नहीं आती, उनके पास सरकारी एजेंसीज की भी सूचना आती है ना। जो इंटेलिजेंस ग्राउंड पर है वो लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। तो देश के गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को इन सरकारी सूत्रों से भी पता चलता होगा कि उनकी स्थिति क्या है। और मेरी उम्मीद है कि सरकारी सूत्र जो हैं वो सही रिपोर्ट दे रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि नहीं आप लोग नहीं जीत पा रहे हो। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जाके कहते हैं कि नहीं हम लोग 200 सीट जीतेंगे, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और दीदी हार गई, दीदी हार गई, दीदी ओ दीदी तुम हार गई, हार स्वीकार करो। तो ये जो एक वातावरण वहाँ बनाने की कोशिश हुई, उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 3 से 77 पहुंच गई। हेलो? जी जी जी। हाँ, 3 सीट से 77 सीट पर पहुंची। अब इन लोगों ने अगर बहुत बढ़ चढ़ कर दावा नहीं पेश किया होता तो सामान्य स्थिति में ये कहा जाता कि बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा कि 3 से 77 पर पहुंच गए विधानसभा में। हाँ, और 25 गुना हो गया था। हाँ, और कांग्रेस और लेफ्ट वहां साफ हो गए, बिल्कुल एक सीट नहीं मिली उनको। जी। तो अपने आप में ये देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जज करें बीजेपी के दावे के विपरीत या उसके सामने, तो हम पाते हैं कि जब इन्होंने दावा किया 200 सीट से ज्यादा पाएंगे और सरकार बनाएंगे, तो उसमें फुस लगता है कि नहीं उतना कहाँ मिला इनको। और दूसरी बात, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अगर पिछली बार उनको 211 सीटें थी तो इस बार 213 सीटें होंगी। मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। जैसे आपने कहा कि मतों का परसेंटेज का जो अंतर है वो बहुत ही शानदार अंतर है। तो पश्चिम बंगाल की क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ध्रुवीकरण हुआ, कुछ पॉकेट्स में ध्रुवीकरण का असर हुआ, वहां बीजेपी को उम्मीदवार जीते। लेकिन अगर पूरे पश्चिम बंगाल के स्तर पर देखा जाए तो जो ध्रुवीकरण बीजेपी चाहती थी वो ध्रुवीकरण उतना नहीं हुआ और लोग ममता की सरकार से, उसके कामकाज से खुश थे। उनके अंदर बंगाली अस्मिता का सवाल था, गर्व था बंगाली होने का, और इसीलिए उन्होंने ममता को इतना शानदार बहुमत देकर दोबारा या तिबारा सत्ता में भेजा। ये हमारा एनालिसिस है। क्या ऐसे कदम रहे, क्योंकि मैं 2 सवाल आपकी बात से भी हैं और लोगों को के मन में भी सवाल होंगे कि आखिर दीदी ने 2019 के चुनाव के बाद, मई के चुनाव के बाद, अगर हम 2 साल मान भी लें उसको, ऐसा क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किया जिससे सत्ता उनके साथ एक फेविकोल की तरीके से चिपकी रही, बल्कि कुछ लोग उसमें उस फेविकोल के सहारे और आ गए। और दूसरा जो बात उठी है वो ये है कि ध्रुवीकरण को लेकर के, ध्रुवीकरण के आरोप तो दीदी पे भी लगते रहे हैं। दीदी ने जिस तरीके से मुस्लिम्स को लेकर के कहा, एक हो जाने को बात की गई और उसके प्रमाण है, तो उसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि बीजेपी वहां पर विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है जी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस और लेफ्ट का सफाया हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं पुरुलिया क्षेत्र में गया था प्रचार के समय में, और वहां पर मैंने देखा कि बहुत कांग्रेस का जोर दिख रहा है। सड़क वड़क पर आदमी चलता है ना, देखता है इस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का, खूब झंडे लगे हुए थे कांग्रेस के। तो मैंने आप स्थानीय लोगों से बातचीत की कि भाई यहाँ क्या लगता है, जिसमें पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स ये लोग भी शामिल थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि पुरुलिया क्षेत्र में अगर
9 सीटें हैं, तो उसमें कम से कम 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को एक भी सीट विधानसभा में नहीं मिली, वो पूरी तरह से साफ हो गया। तो वो स्पेस एक होता है ना, हर प्रजातंत्र में एक स्पेस होता है रूलिंग पार्टी के लिए, एक स्पेस होता है ऑपोजिशन के लिए। तो वो ऑपोजिशन स्पेस जो था वो करीब करीब पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में चला गया, और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा कि वो 3 से 77 सीट पर आ गए। ध्रुवीकरण किया उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जय श्री राम का नारा चलाएं, हिंदू मुसलमान करें, और मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि माइनॉरिटीज के बीच में भी कई ताकतें थीं जिसको कि इन लोगों ने, हो सकता है कि कहीं न कहीं मैनेज किया हो कि माइनॉरिटी वोट्स डिवाइड हो जाए। और आपने जो ममता बनर्जी के बयान के बारे में पूछा, क्योंकि चारों तरफ चर्चा हो रही थी कि कौन फुरफुरा साहब की क्या है, और ये है वो है, मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है, सिद्दीकी जो था उसमें। हाँ। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी से अपील की कि भाई आप लोग यूनाइटेड रहो और यूनाइटेडली वोट करो हमारे लिए, तो बीजेपी के ध्रुवीकरण के सामने जो उन्होंने रणनीति अपनाई, उसके सामने मैं मानता हूं कि इतना कहना आवश्यक था, ये संदेश देना आवश्यक था माइनॉरिटीज को कि वो अपना वोट डिवाइड करेंगे तो फायदा केवल बीजेपी को होगा। और ये कहें ना कहें, ये सच्चाई तो है ही है, और मुझे लगता है कि माइनॉरिटी के लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। जी, क्या आपने ये कल्पना की थी कि जिस सीपीएम ने 33 साल सत्ता, वहां मार्क्सवादियों ने सत्ता पश्चिम बंगाल में रखी, जहां कांग्रेस कई बार सत्ता में रह चुकी है, सीपीएम तो 4.5% या 4.7% वोट पाए उसने। ये कल्पना की जा सकती है जो पार्टी 40% वोट शेयर पे काम करती रही हो, और आखिर ऐसा क्या हुआ है वहां जो वामपंथियों का पूरा किला ध्वस्त बुरी तरीके से ऐसा हुआ कि शायद अब वहां मट्टी भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आपको बताऊं कि हमने एक आकलन किया था, कहीं कहीं कहा भी मैंने उसको चुनाव के नतीजे आने के पहले, कि बीजेपी, प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि 2 अंक के ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब 100 के नीचे ही रहेंगे। मैंने कहा था कि वो 53 सीट्स पर रहेंगे बीजेपी, उसका एक फॉर्मूला था मेरे दिमाग में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको 77 आ गया, मेरा आकलन था 53 का, तो 24 सीटों का अंतर हुआ। अब ये लेफ्ट और कांग्रेस जो अलायंस किए हुए थे, गठबंधन में लड़ रहे थे, उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा और उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, इसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। हमको लगता था कि वो कुछ सीटें पाएंगे, और अगर उनको 23, 24, 25 सीटें भी मिल जाती और बाकी सब परिणाम वैसे ही रहता, तो इसका एकदम स्पष्ट यही होता कि फिर बीजेपी को 77 से कम सीटें आती। ये उनका सफाया होना हमारे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है। ये ताज्जुब इसलिए भी है कि दोनों लोग मिल के लड़ रहे थे। अगर अलग लड़ते तो शायद मतलब वो एक अंक में भी कई हो सकता है कांग्रेस ना रहती, वो दशमलव में आ जाती अगर ये हालत होती। एक ऐसे ही कल्पना की बात है, इसका कोई बहुत अर्थ भी नहीं है, लेकिन अगर जब दोनों मिल के लड़ रहे तब इतना परसेंटेज है, और जब अलग अलग होते तो शायद वो भी स्थिति खराब हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अब सवाल ये है कि दीदी की रणनीति क्या होगी, सरकार की रणनीति क्या होगी। सरकार पे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि विकास के लिए बहुत सारा काम नहीं हुआ और योजनागत स्थितियों पर काम नहीं हुआ। कोलकाता, जो पुराना कोलकाता हुआ करता था, उस पर काम नहीं हुआ। तो क्या आप के दिमाग में, क्योंकि अब आपकी भूमिका भी बड़ी होगी और बृहत्तर स्तर पर होगी,
मुझे इस कहने में संकोच नहीं है कि बृहत्तर स्तर पर होगी। तो आप लोग किस तरीके से नए कलकत्ता की क्या छवि बनाने में कुछ और लगेंगे, या ये है कि जैसे कि पुरानी रणनीति थी, एक एक ग्रुप को ज्यादा संतुष्ट करो और आगे बढ़ते चलो, और क्या होने वाला है? ये देश जानना चाहता है कि अब दीदी की रणनीति क्या होगी। देखिए, हमारी उस पर बहुत विस्तार से नहीं बात हुई है ममता जी से, जी। लेकिन मेरी समझ में एक बात तो आ रही है कि चुनाव के नतीजे आ गए, बहुत शानदार रिजल्ट आया है और ममता जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए उनका उद्देश्य होना चाहिए कि अब हम सबको समेट के चलेंगे, माने लोगों को भी समेटेंगे और क्षेत्र जो हैं, विभिन्न क्षेत्र, उनको भी समेटेंगे और एक ऐसी विकास की योजना बनाएंगे जिसमें सब लोग समाहित हो सकें और पूरा बंगाल समाहित हो सके। इस प्रकार की रणनीति बनाने की, विकास की नीति बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि विकास की जो रणनीति बने उसमें मैं बहुत दिनों से इस बात का कायल रहा हूं कि विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी विभिन्न समस्याएं होती हैं। कि अगर मान लीजिए कि मालदा का क्षेत्र है तो उसकी समस्याएं जंगल महल से अलग होंगी। नॉर्थ बंगाल का अलग होगा, हाँ, नॉर्थ बंगाल का अलग होगा, नॉर्थ 24 परगना का अलग होगा, साउथ 24 परगना का अलग। तो इसलिए एक हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि हर क्षेत्र में विकास की क्या क्या जरूरतें हैं और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं पुरुलिया गया तो पुरुलिया में पूरे क्षेत्र में एक पानी का संकट रहता है। लोगों ने एक नदी का नाम लेके कहा जो वहाँ का की मुख्य नदी है कि अगर उस पर कहीं बांध दिया जाए तो पानी का संकट दूर हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको दे रहा हूँ कि इस तरह क्षेत्रवार विकास की योजना बनानी चाहिए कि हर क्षेत्र में विकास की क्या आवश्यकता है और क्या संभावना है, और दोनों के ध्यान में रखते हुए वहाँ की एक नीति बने। पूरे पश्चिम बंगाल प्रदेश के स्तर पर एक नीति बने इन्वेस्टमेंट की, कि उसमें पूंजी अंदर से भी बाहर से भी हर जगह से पूंजी आए और उसमें औद्योगिकरण हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, जो परंपरागत उद्योग हैं वो आगे बढ़े। तो इस तरह करके एक वहाँ पर रणनीति बना। फिर कृषि की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कृषि में हम लोग जनरली बंगाल में आप जानते हैं कि वो ये पैडी, धान का क्षेत्र है और कहीं कहीं बंगाल में धान की 2 फसलें भी लेते हैं। लेकिन कृषि को हम 3 फसली कैसे बना सकते हैं, उसकी तरफ हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि उसमें तरक्की हो सके। कहाँ कहाँ कृषि आधारित छोटे उद्योग लग सकते हैं, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक स्तर पर हम लोगों को विकास को केंद्रित करके उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसमें ममता जी की सरकार ने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है, खास करके लड़कियों के बढ़ावा के लिए और ऑल्सो इसमें। तो वेलफेयर के और क्या मेजर्स हो सकते हैं कोविड काल में, खास करके ध्यान में रखते हुए, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अभी तत्काल के लिए, जैसा ममता जी ने स्वयं कहा है कि 2 तत्काल आवश्यकताएं हैं, एक है कोविड से लड़ना और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी आगे हम विकास के बारे में बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और वो सवाल बहुत मौजू भी है क्या, और उसमें निश्चित रूप से आपकी भूमिका भी बहुत बड़ी, मतलब हम लोग देख रहे हैं, खास तौर से केंद्र में और विपक्ष के लिए
क्या दीदी कोई एक बड़ी जगह और बड़ा स्थान बनाते हुए दिख रही हैं? अभी जब विपक्ष ना के बराबर है और उस तरीके से स्वीकृति लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, तो क्या इस अद्भुत और बड़ी जीत के बाद ममता दी केंद्र की राजनीति में भी हस्तक्षेप पूरा रखेंगी और इसमें आप सब लोग वरिष्ठ नेता आगे आएंगे और काम करेंगे, और उसके लिए क्या रणनीति होगी आप लोगों की? अब रणनीति तो बैठ के तय करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं आपसे इसमें सहमत हूं कि इस भारी जीत के बाद ममता जी के ऊपर एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है और उनको उस राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वो निर्वहन कैसे करेंगी? इसी तरह होगा कि सबको इकट्ठा करो। अभी देश में कई राज्य हैं जहां पर कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, तो मुख्यमंत्रियों के पैमाने पर भी, क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है इसने फेडरलिज्म के संघीय ढांचा के विरुद्ध जाते हुए बहुत सारे फैसले किए हैं। राज्यों को जो मिलना चाहिए उनका हक वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक अभियान चलाना, गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ मिलके, ये एक काम है। और दूसरा काम है पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल जो पार्टीज ऑपोजिशन में है उनको साथ लाया जाए। ये एक मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिसको कि चाहते ना चाहते हुए भी ममता जी को करना पड़ेगा। चलिए, हम सब लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर, क्योंकि देश के हित में भी है कि विपक्ष एक बड़ा हो, अच्छा हो, और ताकि सरकार पर थोड़ा नियंत्रण भी रख सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपको और आपकी पार्टी टीएमसी को, ममता दी को, कि एक नए तौर पर, नए नेता के तौर पर नई छवि के साथ में काम कर सके। बहुत बहुत आभार आपका। आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।